पीछे दत्ता को साथ लेकर निकला। कुछ देर तक रोड पर चलने के बाद भगत ने रोड से कट रहे एक छोटे कच्चे रास्ते पर रिक्शा ले ली। दोनों के माथे पर तनाव साफ झलक रहा था। इसी तनाव के बीच दत्ता ने पूछा, चचा कुछ होगा तो नहीं ना? मुंह में भरे पान के कत्थे को थोककर भगत ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहा, और कोई पूछेगा तो बता देंगे मच्छी सप्लाई करने जा रहे हैं। दरअसल भगत ने शहर की पीसती जिंदगी में थोड़ा कमाने के लिए तस्करी का काम शुरू किया था। भगत इससे पहले भी सामान पहुंचा चुका था, लेकिन दत्ता ये काम पहली बार कर रहा था। हर बार तो भगत सीधा शहर निकल जाता था, लेकिन इस बार किसी कारण से पुलिस आने जाने वाले साधकों की तलाशी ले रही थी, इसीलिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना। अंधेरा ओढ़े खड़े बड़े बड़े पेड़ों के जंगल के बीच रिक्शा चले जा रही थी कि तभी उस सुनसान जंगल में एकाएक किसी के चीखने की आवाज आने लगी। रुको, रुको, मेरे लिए रुको, रुको। भगत ने आवाज को नजरअंदाज किया और ऑटो चलाता रहा, लेकिन धीरे धीरे आवाज नजदीक आने लगी और कुछ देर के बाद अचानक से सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति सड़क पर निकल आया। रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और कपड़े पूरी तरह खून से सने थे। यह देख भगत और दत्ता की जान हालत में अटक गई। दत्ता डर के मारे चीख कर कहने लगा, चचा रोकना नहीं, चचा रोकना नहीं। और भगत भी जानता था कि ऐसे सुनसान जंगल में अमानवीय पारलौकिक घटनाएं होना आम बात है, इसलिए उसने भी रिक्शा की रफ्तार तेज कर दी। रिक्शा एकदम करीब आने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं हटा, तो भगत ने कस के ब्रेक मारे। रिक्शा रुकते ही वो व्यक्ति भगत के पास आया। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, बस रोड तक छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी हालत संदेहजनक थी, इसीलिए भगत ने भरोसा करना ठीक नहीं समझा और फिर रिक्शा शुरू कर दी। लेकिन तभी व्यक्ति बोला, भाई साहब मैं कोई भूत या अपराधी नहीं हूँ। मेरा नाम रतनदान पंसारी है, शहर में दुकान चलाता हूँ, घर परिवार वाला हूँ। बस आज गलती से घर जाने के लिए ये शॉर्टकट ले लिया और जंगली कुत्तों ने ये हालत कर दी। उसकी बात सुन भगत ने कुछ देर तक नजरों से उसे परखा और फिर उसे साथ ले चलने को राजी हो गया। लेकिन पंसारी जैसे ही ऑटो में बैठने को हुआ कि तभी उसकी शर्ट की जेब से एक सोने का सिक्का गिर पड़ा। सिक्के के गिरते ही पंसारी के चेहरे का रंग उड़ गया और झट से सिक्के को वापस उठा लिया। यह देख भगत ने बड़े गुस्से से पूछा, क्या है ये? कुछ भी तो नहीं, ये बस चचा मुझे तो लगता है ये इसी सोने के चक्कर में किसी का खून करके भागा है। रुक अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं। तो बताइए सोना कहाँ से मिला, बता। लेकिन इसका पंसारी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो भगत ने बड़ी ताव में आकर उसे उतरने को कह दिया। जब उसे लगा कि वो अब और नहीं छुपा पाएगा, तो उसने बताया, कुछ समय पहले मेरा एक अघोरी के यहाँ आना जाना हुआ। उस अघोरी ने बताया कि इस जंगल में एक जगह है काला पीपल, जहाँ काफी सारे पीपल के पेड़ हैं। वहाँ सोने से भरा एक लाल बक्सा है, उसी से मुझे ये सिक्का मिला। तुम ये सिक्का रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। पंसारी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन इतने सारे सोने के बारे में सुनकर भगत की आंखें चमक गई थी। उसकी नीयत में सोना पाने की लालसा पैदा हो गई। अच्छा, तो फिर तुमने सिर्फ एक ही सिक्का क्यों लिया? बक्सा ले आते। ये इतना आसान नहीं है, वो शापित सोना है, उस पर टिमारी का श्राप है। टिमारी? हाँ टिमारी, एक रक्त पिपासु प्रेत। वही सोने की रखवाली करता है और उसने आदमखोर जानवरों को पनाह दे रखी है। ऐसे आदमखोर जिनका शरीर बंदर का है लेकिन सिर भेड़िए का। उसकी नजरों से बचकर
वो बक्सा लगभग मेरे हाथ लग गया था, लेकिन फिर न जाने कब गलती से मुझे घाव लग गया और उस प्रेत ने मेरा ये हाल कर दिया, क्योंकि वह खून सूंघ लेता है। पंसारी ने नोचे हुए घाव से बहते हुए खून की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही भगत और दत्ता दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह प्रेत पंसारी के बहते खून के कारण यहाँ भी आ सकता था। यह देख पंसारी ने कहा, नहीं, वह यहाँ तक नहीं आएगा। वह उस पीपल से आगे नहीं आता। हम यहाँ महफूज हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो सारा सोना तुम्हारा हो सकता है। बस किसी तरह उस लाल बक्से तक पहुंच जाओ। और हाँ, उसके बाद तुम महफूज भी हो जाओगे, क्योंकि अघोरी के अनुसार जब तक बक्सा तुम्हारे पास रहेगा वह प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बक्सा सोना और जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे वह खून सूंघ लेता है। प्रेत की बात सुन दत्ता डर गया। उसने भगत से कहा कि इस झमेले में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कुछ गलत हुआ तो जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन भगत ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस सोना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आदमी पर धन का लालच सवार हो जाए तो उसे सही गलत जैसा कुछ नहीं देखता। बस उसी सोने की लालच में भगत ने मच्छी के कैरेट पर रखा कोयता उठाया और दत्ता को लेकर जंगल में चला गया। जंगल अंदर से और भी भयंकर और मनहूस लग रहा था। रह रहकर आती जंगली कीड़ों की आवाज ही डराने के लिए काफी थी। चाचा सुनो ना, वापिस चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। मुंह बंद रख और चुपचाप चल। भगत की डांट सुन दत्ता चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा कि तभी अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड झाड़ियों से बाहर निकल आया, जिससे दत्ता हड़बड़ा गया। और इसी बीच उसे पता ही नहीं रहा कि कब उसे चोट लग गई। वहां से दोनों कुछ ही दूर चले थे कि अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो दिल की धड़कनें रुक गई, क्योंकि वहां वही आदमखोर था जिसकी बात पंसारी कर रहा था। उस आदमखोर को देख दोनों अंधाधुंध भागने लगे और भागते भागते भगत को एहसास हुआ कि दत्ता के पैरों की आवाज नहीं आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दत्ता को पीपल की टहनियों ने हवा में जकड़ कर रखा था और उसके कंधे पर वही प्रेत बैठा था। वैसे तो भगत कठोर छाती का था, लेकिन ऐसा नजारा देख उसका शरीर सुन्न पड़ गया। इसके खून की बू काफी जवान है। ये कहकर वो प्रेत दत्ता के हाथों से खून पीने लगा। लेकिन तभी भगत ने मौका देखते हुए अपने पास रखे कोयते से पीपल की टहनियां काट ली। और दत्ता को आजाद कर दिया। यह देख वो प्रेत तिलमिला उठा और उसके एक इशारे पर सारे आदमखोर जानवरों ने दोनों को घेर लिया। खुद को घिरा देख दोनों ने स्वीकार कर लिया था कि अब उनका मरना तय है। कि तभी एकाएक एक बूढ़ी औरत ने उन आदमखोरों पर मशाल से हमला करना शुरू कर दिया और साथ ही कुछ अलग भाषा में मंत्र भी बोलने लगी, जिससे वो प्रेत और जानवर वहां से चले गए। भगत कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता उससे पहले ही बूढ़ी औरत ने कहा, चले जाओ, वो वापस आएगा वो। अगर जान बचानी है तो उसके आने से पहले भाग निकलो इस जंगल से, चले जाओ। वह बुढ़िया उन्हें भागने को कह रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर दत्ता के हाथ के घाव पर पड़ी और वो स्तब्ध रह गई। ये घाव तो प्रेत के काटने का है। जी, लेकिन हम शहर जाकर पट्टी करा लेंगे। शहर में इसका कोई इलाज नहीं।
चलो मेरे साथ, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा हाथ सड़ जाएगा। उसके बाद वे दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर गए। दत्ता का काफी खून बह चुका था, इसलिए उसको आराम करने के लिए छोड़कर भगत बुढ़िया के साथ औषधि लेने निकल गया। लेकिन तभी दत्ता ने पीने का पानी खोजने के लिए घर का एक कमरा खोला और कमरा खोलते ही दत्ता ने ऐसा देखा जिससे कि उसकी रूह कांप उठी। वो बिना कुछ सोचे भगत को रोकने के लिए वहां से भागा, लेकिन वो घर से बाहर निकल पाता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार किया और वो बेहोश हो गया। आखिर दत्ता ने कमरे में ऐसा क्या देखा और क्यों उसने भगत को रोकने की कोशिश की, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। अब तक आपने देखा कि बूढ़ी औरत के औषधि लेने जाने के बाद दत्ता बरामदे में बैठा आराम कर रहा था। कुछ देर बाद प्यास लगी तो उसने पानी ढूंढने के लिए पास का एक कमरा खोल दिया, लेकिन जैसे ही कमरा खोला तो दत्ता की रूह कांप उठी, क्योंकि कमरे में बहुत सारी इंसानी जिस्मों की खाल कपड़ों की तरह दीवार से टंगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने शरीर से सिर्फ चमड़ी अलग करके सुखाने के लिए रखी हो। यह सब देखने में इतना घिनौना था कि दत्ता के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। यह देख दत्ता समझ गया कि यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी पीछे से उसके सिर पर जोर से हमला हुआ। यह हमला इतना तेज था कि दत्ता कुछ देर में बेहोश हो गया, और ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि भगत ही था। उस बूढ़ी औरत ने भगत को वश में कर लिया था, लेकिन इस बात से दत्ता अनजान था। वह जैसे ही होश में आया तो देखा कि भगत पास बैठा है। चचा, चचा, ये औरत कोई नरभक्षी लगती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन भगत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस पत्थर पर घिस कर खंजर की धार तेज कर रहा था। दत्ता को यह अजीब लगा। उसने देखा तो भगत की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। यह देख दत्ता की जान हलक तक आ गई और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, कि तभी उसका ध्यान भगत की बाजू में बंधे काले धागे पर गया, जो अब से पहले नहीं था। दत्ते ने झटके से वो धागा भगत की बाजू से तोड़ दिया और धागे के टूटते ही एकाएक भगत होश में आ गया। ये मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो औषधि लेने गया था। ये सब समझाने का वक्त नहीं है चचा, आप बस जल्दी से निकलिए यहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लेकर आता हूँ। और दत्ता घर में जाकर एक लाल बक्सा लेकर आया। यह वही बक्सा था जिसके बारे में पंसारी ने बताया था। दरअसल पानी की तलाश करते समय दत्ता को यह बक्सा मिला था। फिर दोनों बिना वक्त गवाए घर से निकल आए, लेकिन उन्हें निकले हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी बूढ़ी औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी दिखी। उसे सामने देख दोनों के पैर ठंडे पड़ गए। कहाँ भाग रहे हो? अब तो तुम्हारे आराम करने का वक्त हो चुका है। आराम हमेशा हमेशा के लिए। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई, और वो दिखने में इतनी घिनौनी और डरावनी थी कि उसे देख दोनों की रूह कांप उठी। वह चुड़ैल दोनों पर झपट पड़ी। उसने भगत को गले से दबोच लिया। भगत लगभग बेसुध होने ही वाला था कि उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगा। छोड़ दो हमें, यहाँ आने की गलती हो गई हमसे, और तुम्हें क्या मिल जाएगा हमें मारकर? मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, मेरे इस जंगल को जिंदगी मिलेगी। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये काला पीपल है, एक जिंदा जंगल। ये सारे पेड़ मेरे बच्चे हैं और इन्हें इंसानी खून बहुत पसंद है, और जब तक तेरे जैसे सोने के लालची लोग जिंदा हैं, मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे।
उसने लाल बक्से की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर उसकी बेहुदा हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसके साथ ही वह चुड़ैल गायब हो गई और गायब होने के बाद ही उसने एक मौत का खेल शुरू कर दिया। वह एकाएक प्रकट होती और हमला करके फिर अदृश्य हो जाती। हर बार मौत को इतना करीब से देख दोनों की धड़कनें भी जवाब दे रही थी। दोनों भागना चाहते थे लेकिन समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ से कैसे निकले। इतनी घबराहट और डर के कारण फूलती सांसों को संभालने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे रुके ही थे कि तभी जोर की बिजली कड़की और उसी के साथ सामने के पेड़ पर कई लाशें प्रकट हो गई। ये लाशें टहनियों से लिपटी उल्टी लटक रही थी और कह रही थी, चले जाओ यहाँ से, जल्दी निकल जाओ, भागो भागो यहाँ से। कि तभी एक लाश ने भगत को बाजू से पकड़ लिया। भगत जोर से चीखा लेकिन उस लाश ने चुप रहने को कहा और दूसरी तरफ उंगली से इशारा किया। भगत ने जाकर देखा तो एक झाड़ी में भगवान हनुमान का लॉकेट फंसा था। भगत ने लॉकेट उठाया और उठाकर जैसे ही मुड़ा तो सारी लाशें गायब हो चुकी थी। और इस बार चुड़ैल ने जैसे ही हमला किया तो भगत ने भगवान हनुमान का लॉकेट उसके गले में डाल दिया, जिससे उसका शरीर जलने लगा। वो चीखने लगी। कुछ देर बाद वो चुड़ैल तो गायब हो गई, लेकिन उसके बाद तो मानो जैसे सारा जंगल उनके विरुद्ध हो गया था। जिस जंगल में कुछ देर पहले गर्मी थी वहीं अब ठंडी लगने लगी। और तभी अचानक वहां खड़े पीपल के पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर फैलने लगी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही जड़ों ने दत्ता को जकड़ लिया और खून पीने लगे, शरीर पर घाव करने लगी। यह सब होता देख भगत समझ गया कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी भगत ने दत्ता की जान बचाने के लिए पास खड़े एक पत्थर से खुद को घायल कर दिया। और जैसे ही घाव से खून बहने लगा तो सारी जड़ें दत्ता को छोड़कर भगत पर टूट पड़ी और उसके शरीर से खून पीने लगी। चचा, ये क्या कर दिया चचा, ये क्या कर दिया? इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ बेटा। मेरी सोने की लालच की वजह से तुझे इस हाल तक पहुंचना पड़ा ना। जा बेटा, भाग भाग यहाँ से। नहीं चचा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तुझे जाना होगा। मैं ये सब ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, वक्त कम है। जा बेटा, भाग। भगत के इतना कहने पर दिल पर पत्थर रख के दत्ता लाल बक्से को लेकर अंधाधुंध भागने लगा। सोच रहा था कि बस किसी तरह इस मनहूस जगह से निकल जाऊं तो दोबारा कभी ऐसी जगह नहीं आऊंगा। और उसकी जान में जान तब आई जब उसे सामने रोड के किनारे खड़ी रिक्शा में पंसारी दिखा। दत्ता को देख पंसारी सामने आया और बिना कुछ बोले बक्सा उठाकर जाने लगा। यह दत्ता को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, इसके लिए चचा ने अपनी जान कुर्बान कर दी और तू इसे ऐसे ही ले जा रहा है, हाँ? ये कहते हुए जैसे ही काला पीपल की सीमा से आगे गया वह झटके से वापस जा गिरा। ये देख दत्ता हैरान में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हुआ। कि तभी उसके सामने ही पंसारी ने बक्सा खोला और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बक्से में कोई सोना नहीं था तो ठीक वैसे ही चमड़ी जैसी दत्ता ने उस बूढ़ी औरत के घर में देखी थी।
ये सब क्या है? और ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस काला पीपल की सीमा से आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? लेकिन पंसारी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बक्से में रखी खाल पहन ली और अपने पास के सोने के सिक्कों को दत्ता को देते हुए बोला, मेरा समय खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। और उसके बाद दत्ता हर रात उसी सड़क पर भागता है और इंतजार करता है किसी अगले मुसाफिर के आने का।